अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 मंथ बेसिक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट कोर्स मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से मैं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान गाज़ी हाजिर खिदमत हूँ। बेसिकली जो इनकम टैक्स कानून है, इसका जो पर्पज़ है वो आपने टैक्स पेयर की प्रॉपर इनकम को डिटरमिन कर और उसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद उस पर टैक्स की उसकी जो लायबिलिटी बनती है वो आपने ये कंप्यूट करनी है और कंप्यूटेशन करने के बाद आपने उसको बताना है जी कि आप पे इतना टैक्स पेएबल है और आप जमा कराएं। ये जो आपने टैक्सेबल इनकम जो निकालनी है और फिर आपने उस पर कंप्यूटेशन के रेट लगाने के बाद टैक्सेबल टैक्स की जो अमाउंट उसको बतानी है। इसको जो हमारा एजुकेशन सेशन का 3 मंथ का जो बेसिक हमने कोर्स शुरू कराया, इसकी वजह भी रही है कि जी आपको बेसिक कानून के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज और इस पर एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि माशरे में आप सब एक अच्छे और कारनामेद टैक्स कंसल्टेंट बन सके। टैक्स कंसल्टेंट 2 तरह के हैं, एक जो कि इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेकर और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे टैक्स कंसल्टेंट वो हैं जो कि इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और टैक्स पेयर जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं, वहीं पर एज ए फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और फुल टाइम उनको टैक्स कंप्यूटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एफबीआर ने सेक्शन 11 के अंदर हमें 4 हेड स्पेसिफिक दे दिए हैं और एक हेड है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के नाम से। उन चारों को अलावा अगर कोई भी इनकम आपके पास आई है तो आपने उसको वहाँ कैलकुलेट करना है। जो पहले जो स्पेसिफिक हेड है मैं डिस्कस कर लूँ कि इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है। और इन चारों हेड के अंदर अगर कोई आपकी आमदनी नहीं आती तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको ऐड कर देना है। और हमारे इस सारे एजुकेशन सेशन का भी बेसिक पर्पज़ रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छी तरह आना चाहिए। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ये वाहिद हेड है जिसके लिए आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट का मालूम होना ज़रूरी है। और अब तक जो हमारे सबका 4 सेशन है, इसमें हमारे सीनियर मेंबर मुल्तान टैक्स बार मोहम्मद रूनस गाजी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आप बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से आप सबको बेसिक अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग दी है। और जिसके देखने के बाद और समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि जी कि आप बेसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट को सीख गए होंगे और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी आ गई होगी। इनकम टैक्स बेसिकली प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इंडस्ट्री में जॉब करने वाले अफराद अकाउंटेंट्स जो हैं हमारे और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर दोनों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। आज के सेशन में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आज स्टडी करेंगे ताकि जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पर जाएं तो बिहाइंड द सीन जो हम इनकम टैक्स की फिगर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इनकम हमारे क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो हम उनको समझाने वाले बने कि जी कि वी आर प्रोफेशनल और इनकम टैक्स की जो थ्योरी है उसका भी हमें बखूबी नॉलेज है और वी आर कैपेबल टू हैंडल द केस। क्योंकि ये इनकम टैक्स का कानून ऐसा है कि अगर आपका क्लाइंट आपको समझेगा कि आप एक अच्छे वकील हैं तो आपको केस देगा, अदरवाइज़ वो कोशिश करेगा जी किसी तजर्बेकार और अच्छे किसी वकील के पास वो स्विच कर जाए। जी आज का हम लेक्चर सबसे पहले टैक्स सेक्शन 4 के साथ शुरू करेंगे और सेक्शन जो 4 है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और जो बेसिक इसका पर्पज़ है वो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम को डिटरमिन और कंप्यूट करने का तरीक़ाकार इसमें बताया गया है। बेसिकली जो इनकम टैक्स का लॉ है वो काम करता है आपके सेविंग्स के ऊपर। साल में जो टैक्स पेयर आपका जो अर्न करेगा उस अर्न करने के बाद अगर वो टैक्सेबल होगा तो उस पर टैक्स देगा और अगर टैक्सेबल उसके पास नहीं सेविंग्स आती, ऐसी इनकम नहीं आती टैक्सेबल है जो, तो फिर वो उसके ऊपर वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, ज़ीरो रेट हो जाएगा। तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि जब आदमी अपनी जो रियात से ज़्यादा कमा रहा है तो वो टैक्स जमा कराए और टैक्स जमा कराने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास टैक्सेबल इनकम भी हो। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिसको अजम किया गया स्पेसिफिकली एफबीआर के लॉ में, जिसमें सेक्शन 41 और सेक्शन 49 है, जिसके तहत एग्रीकल्चर इनकम और गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है इनकी जो इनकम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनकी इनकम को स्पेसिफिकली एफबीआर के अंदर एग्जाम किया गया। और एफबीआर का जो टैक्स है ये क्लियर हदायत है जी कि आपने क्लियर वर्ड्स के साथ लगाना है, और ऐसा कोई मबहम टैक्स नहीं लेना जिसको कौमी असम्बली हमारी मेरा मुकन्ना है उसने इसको लगाने का मकसद बनाओ। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो यही आता है जी कि हमारी इनकम है, इस इनकम को हमने डिटरमिन करना है जी कि टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी। और टैक्सेबल इनकम के बाद हमने कुछ बेसिक एफबीआर ने इस थीम से बाहर चले गए हैं, और वो इनकम का थीम जो उन्होंने बनाया है वो 3 ब्लॉक बना दिए हैं। एक उन्होंने कहा है जी कि जो पहला ब्लॉक है वाला, इसको तो हम कहते हैं नॉर्मल इनकम। इसके बाद दूसरा ब्लॉक बनाया है उन्होंने मिनिमम टैक्स, और इसके बाद जो ब्लॉक बनाया है उन्होंने इसको फाइनल टैक्स कर दिया है। अब इसमें हमने जो पढ़ना है आगे वो बेसिकली इन तीनों को लेकर चलना है। नॉर्मल टैक्स वही है कि आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, और जो रेट दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में उसके साथ आपने इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आपने इसको जमा करा देना है। इसके बाद एफबीआर का कानून कहता है जी कि ऐसा कोई आप किसी इदारे किसी सेक्टर को उन्होंने अगर प्रमोट करना है, किसी इंसेंटिव देना चाह रहे हैं एफबीआर कुछ काम करने पर, तो फिर वो आपको टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी देंगे। और टैक्स क्रेडिट में क्या होगा, जो टैक्स डिटरमिन होगा उसको किसी मखसूस रेट के साथ आपने लेस कर देना है, और लेस करने के बाद ये आपका टैक्स क्रेडिट होगा, और इस टैक्स क्रेडिट के साथ आपने जो बाकी होगा रकम बचेगी उसको आपने टैक्स जमा करा देना है। अब इन बाकी जो दूसरे जो मिनिमम फाइनल टैक्स मैंने बताया, इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स क्रेडिट का भी उन्होंने तरीकाकार बताया है जी कि पहले सबसे पहले तो टैक्स क्रेडिट कौन कौन से माइनस होंगे इसमें तरतीब बता दी है जी कि अगर आपके पास सेक्शन 103 के अंदर अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपके पास आ रहा है तो पहले नंबर पे वो माइनस होगा टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल से। उसके बाद सेक्शन 61 से 65 के अंदर जो टैक्स क्रेडिट के अगर आपका क्लेम बनता है तो वो माइनस होगा, और उसके बाद एनी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 147 और 148। ये सेक्शंस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसी हमारे कोर्स का सारा कंटेंट है। तो आज जो समझना है आपने वो ये समझना है जी कि अगर आपके पास टैक्स पेबल जो आ गया है उसको आपने इस तरतीब से वन टैक्स क्रेडिट को वन अगर है तो इससे लेस करना है, फिर जो जवाब आएगा पेबल आएगा उसको 2 के साथ फिर आपने लेस करना है, और अगर भी अभी आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो फिर आपने 3 के साथ आपने लेस करना है, और लेस करके जो टैक्स पेबल आएगा वो आपने जमा करा देना है। ये तरतीब देने का बेसिकली पर्पज़ है जी कि हर जो आपका क्रेडिट है इनकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगले सालों में क्या कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे। अगर तो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो आपने उस सेक्शन मिसाल के तौर पर अगर आपका 1 है और अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और 2 वाला के पास फैसिलिटी है जी कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसी तरह अगर 1 वाला कैरी फॉरवर्ड होता है और 2 वाला नहीं होता तो पहले आपने इस टैक्स क्रेडिट को डिस्पोज ऑफ करना है, क्लेम करना है, और इसको क्लेम करने के बाद फिर अब आपने टैक्स क्रेडिट जो होगा क्रेडिट वो आपने 2 में मूव करना है। और अगर 2 वाला अगर आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने की फैसिलिटी नहीं दे रहा तो रे यहीं पे डंप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रे अगले साल नहीं जाएगा। तो बेसिक पर्पज तरतीब देने का यही है जी कि आपने इन तीनों सेक्शंस इन तीनों को आपने टैक्स क्रेडिट को इस तरतीब से ही आपने लेकर चलना है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग क्लासेस ऑफ पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्सेशन। सेपरेट टैक्सेशन का कंसेप्ट है जी कि
ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा आपका टैक्सेशन का मैकेनिज़्म। और सेक्शन 4 to 8 है, इसके तहत ये आपका 4 से लेकर 8 तक ये सेपरेट टैक्सेशन को डील करते हैं। और ये बेसिकली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने इस पर इनकम फ्रॉम बिजनेस पे ज़्यादा फोकस होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी पे होगा, उसको हम देखेंगे। सेक्शन 4 से 8 को हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। और उसके बाद ये जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 148 और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 149 से लेकर 158 तक जो है सेक्शन आपके, वो फाइनल टैक्स भी हो सकते हैं। इधर हमने फाइनल टैक्स की बात की थी कि जो फाइनल टैक्स का मतलब है कि FBR का जो मैकेनिज़्म है वो 2 तरह से काम करता है। एक तो कि आपने एनुअल जो आपका टैक्स बनता है वो आप जमा करा दें, और टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट्स हैं। और ड्यू डेट आपके पास नॉर्मली 100 साल आपका टैक्स ईयर है वो क्लोज होता है जून, और आगे 30 जून को आपका क्लोज हो जाता है साल। तो हमने ये एक चीज़ का ख्याल करना है कि 30 जून को जो साल क्लोज हुआ है, इसकी जो रिटर्न जमा कराने की तारीख है वो सेक्शन 119 में दी गई है, और वो है 30 सितंबर और साल आगे। तो हर साल 30 सितंबर तक आपने टैक्स जमा कराना है। ये आपका नॉर्मल एक तो तरीक़ाकार है कि जी आप इस के ज़रिए जो आपके टैक्स बनता है वो जमा करा देंगे। इसमें आपने क्या करना है कि जी नॉर्मल टैक्स की तरह आपने अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, और फिर आपने एक PSID जिसको हम चालान कह सकते हैं, चालान बनाकर आपने कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद FBR की एक बैंक में पैसे जमा करा कर वसूल हासिल कर लेनी है। और एविडेंस होगा जी कि आपने अपनी रिटर्न जमा कराने के बाद चालान भी जमा करा दी है। और इसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार है FBR ने मुतारफ़ कराया है 1991 से, और वो है कि आपने विद होल्डिंग भी कर साथ साथ गवर्नमेंट अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और इस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स पेयर को ही विद होल्डिंग एजेंट बना दी है, और विद होल्डिंग एजेंट बनाने के बाद जिम्मेदारी दे दी है जी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो जब भी होगी, जो टैक्स पेयर आपका टैक्स विड्रॉल करेगा, और टैक्स पेयर विड्रॉल करने के बाद दूसरे टैक्स पेयर का हुकूमत के ख़जाने में जमा करा देगा। जिसमें सेक्शन 153 बड़ा मशहूर है, 149 सैलरी के ऊपर है। और ये सब जानते हैं जी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो पाबंद है जी कि अगर वो टैक्सेबल सैलरी दे रहा है तो अपने एम्प्लॉई की सैलरी में से जो उसका साल बाद टैक्स बनता है एम्प्लॉई का, उसको 12 महीनों के साथ हर महीने 12 महीने के साथ कैलकुलेट करके हर माह उसने टैक्स जमा करवाना है। और इसी तरह अगर कोई शख्स कोई लेन देन करता है, कारोबार करता है, और कारोबार करते हुए कोई खरीदो फरोख्त करता है, तो उस खरीदो फरोख्त पे जो आपका बायर है, जिसको आप वो जो सेलर है, बायर है जो एक चीज़ खरीद रहा है, वो अपने सेलर को टैक्स के एक परसेंटेज है, उस मखसूस परसेंटेज के साथ टैक्स की रकम हर ट्रांजैक्शन पर देगा। और हुकूमत जो आपका सेलर है वो उस टैक्स को वसूल करके हुकूमत के ख़जाने में 7 दिन के अंदर जमा करवाने का पाबंद होता है। और इस तरह हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जब भी कोई भी कितनी भी रकम की ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ लिमिटेशन है कि 75,000 तक साल के अंदर एक सेलर जो है वो टैक्स विदहल नहीं करेगा। बाकी इससे ऊपर जब भी चला जाएगा तो वो पिछले 75,000 में भी टैक्स विदहल करेगा। अरे आगे जाके हम देखेंगे तफसील के साथ। तो जो टैक्स विदहल्ड होगा उसकी आगे नेचर है, उसकी भी नेचर आगे के क्या वो नॉर्मल टैक्स में आता है, क्या वो मिनिमम टैक्स में आता है, क्या वो फाइनल टैक्स में आता है। अब जो अगर फाइनल टैक्स में अगर आता है, फाइनल टैक्स मीन्स के वो हुकूमत कहते हैं जी कि आप ये जो टैक्स है ये जमा करवा दें विद होल्डिंग के बाद, और इस विद होल्डिंग के बाद आपसे हम ना किताबें पूछेंगे,
ना ही आपसे हम रिकॉर्ड लेंगे, नो रिकॉर्ड, और ना ही आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल जो इनकम है, उस पर हम टैक्स वसूल करेंगे। जो आपका टैक्स हमने वसूल कर लिया है वो आपका फाइनल है, और इसके ऊपर आप अपनी इनकम डिटरमिन करें और एफबीआर में गुसवारा जमा करा दें। रही है विद होल्डिंग में मिनिमम टैक्स का, उन्होंने बाद में एक ऐसा, सबसे पहले तो उन्होंने नॉर्मल इनकम को के विद होल्डिंग, नॉर्मल विद होल्डिंग को मुतारफ़ कराया था। और नॉर्मल विद होल्डिंग का मतलब था कि जी कि जब आपकी अगर टैक्स लियाबिलिटी आप साल बाद जब डिटरमिन करेंगे, अगर वो टैक्स लियाबिलिटी आपकी इनकम कम बनी है और टैक्स की विद होल्डिंग ज़्यादा हो गई है तो बाकी रकम आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और इस तरह एफबीआर के पास रिफ़ंड लेने वालों का रस हो गया था। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि कुछ सेक्शंस की विद होल्डिंग को उन्होंने मिनिमम टैक्स में इन कर दिया। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि जी कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो आपने पे करना है अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर, अगर वो कम बनता है मिनिमम टैक्स से, तो उस सूरत में आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर नॉर्मल टैक्स आपने कहा कि साल बाद ₹1,00,000 बनता है और टैक्स आपकी विद होल्डिंग ऑलरेडी 2,50,000 की हो चुकी है। तो इस सूरत में अगर अगर ये मिनिमम टैक्स की जगह ये सेक्शन अगर होता एडजस्टेबल टैक्स, तो फिर तो रे रिफ़ंड बन जाना था आपका। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो मिनिमम टैक्स की डेफिनेशन में आता है तो रे आपका रिफ़ंड नहीं होगा, ₹1,50,000 आपके ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आपका नॉर्मल टैक्स बनता है ₹2,50,000 और आपकी टैक्स लियाबिलिटी बनती है ₹1,00,000, तो फिर आपने बाकी रकम का 1,50,000 का गवर्नमेंट को PSID बनाकर चालान जमा करा देना है। ये इन तीन विद होल्डिंग की जो चीज़ें हैं हम आगे जाके देखेंगे। आज सिर्फ ये बताना मकसद था कि नॉर्मल इनकम, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स। और सेक्शन 4 है, ये इसमें फाइनल टैक्स को उन्होंने कहा जी कि जब फाइनल टैक्स की कंप्यूटेशन हो जाएगी तो ये आपकी जो आप नॉर्मल इनकम की जो डिटर्मिनेशन है टैक्सेबल इनकम है उसमें इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि जिसकी विद होल्डिंग होगी तो साल के दौरान अगर टैक्स कोई काटेगा हमारा, विड्रॉल करेगा, कलेक्ट करेगा, कैसे वापडा है बिजली के बिलों पे हमसे कलेक्ट कर रहा है, तो वो उन ऐसे सेक्शंस को हम पहले उसकी टैक्स की हम चेक करेंगे जी कि क्या वो फाइनल टैक्स में आता है विद होल्डिंग, मिनिमम में आती है, रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है। तो उसके बाद फिर हम आगे उसके तरीक़ेकार के मुताबिक चलेंगे और जो फाइनल टैक्स होगा वो टैक्सेबल इनकम में उसकी इनकम शामिल नहीं होगी। और फिर ये जो आपकी जो विद होल्डिंग वाले हैं इसको उन्होंने तरीक़ेकार को लीगलाइज़ किया है जी कि जो तरीक़ेकार हमने विद होल्डिंग का बताया है इसी तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपने चलना है और इसी तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपने विद होल्डिंग करनी है और कौमी खजाने में इसको जमा कराना है। यह था आज का सेक्शन 4। इसके बाद हम अगले सेक्शन को स्टडी करते हैं। ऐसा सेक्शन 4 में हमने देखा था कि एक सेपरेट ब्लॉक का भी ऑप्शन आ रहा था और सेपरेट ब्लॉक के सेक्शन जो हम हैं वो देख लेते हैं। सेपरेट ब्लॉक मींस के एफबीआर कहता है जी कि आपने एक सेपरेट ब्लॉक बनाकर आप नॉर्मल टैक्स से, मिनिमम टैक्स से और फाइनल टैक्स से बाहर निकाल कर एक अलग ब्लॉक बनाना है इनकम का, और इस इनकम के तहत इन चीज़ों को आपने देखना है, जिसमें सेपरेट ब्लॉक में जो सेक्शन आते हैं वो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4B सुपर टैक्स है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन्स, टैक्स ऑन डिविडेंड्स, टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, टैक्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कूक्स, tax on certain payments to non-residents, tax on shipping and air transport income of a non-resident person, tax on shipping of a resident person, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। ये सबसे अहम है हमारा और एफबीआर कहता है जिसको आपने ऐसे सेपरेट ब्लॉक डील करना है। सेक्शन 7B है टैक्स ऑन बिल्डर्स, टैक्स ऑन डेवलपर्स। ये आपके पास बिल्डर्स और डेवलपर्स की टैक्सेशन का तरीक़ेकार दिया गया है। और सबसे मशहूर जो है सेक्शन 7E है टैक्स ऑन टीम इनकम। ये भी एक सेपरेट ब्लॉक है और सेपरेट ब्लॉक में नॉर्मली जो आपका नॉर्मल टैक्स के एडवांस टैक्स वगैरह दिए और गए होते हैं उसको एडजस्ट करने की परमिशन नहीं होती। और फिर सेक्शन इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन जो 8 होगा उसमें जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू
दी गई हैं 5A 5AA 6 7A 7B एंड 7E। और इसको अगर हम सेक्शन 8 को देखते हैं जिसमें जनरल प्रोविजंस दी गई हैं इम्पोज टैक्स इम्पोज करने की, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 7E तक, उसमें कहा गया जी कि सच इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल टैक्स अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम हमने शुरू में देखा था 5 हैं, और इसमें से जो 4 हैं पहले वो स्पेसिफिक है, और जो अगर चारों में नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो अब ये जो हेड है आपके, वो ये जो इनकम इन सेक्शन में दी गई है सेक्शन 5A 5AA 6 7A 7B एंड 7E, ये आपके किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। और उसके बाद इसका जो खर्चा वगैरह अगर आपने किया है तो आपको वो भी अलाउ नहीं होगा, और ना ही आपको कोई अगर लॉस हुआ तो वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड होगा, और ना ही अगर टैक्स क्रेडिट अगर ये जो आपको टैक्स पेबल बन रहा है इस पर अगर कोई टैक्स क्रेडिट आपका बनता है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। और जो आखिरी और अहम बात है वो है कि जी टैक्स जनरेटेड सोर्स अंडर सेक्शन constituted as tax discharge of a person। और आखिरी जो बात है अहम वो रहेगा कि टैक्स जो डिडक्ट किया गया होगा अंदर सेक्शन 43 एंड 44 शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टैक्स डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन, को टैक्स उस बंदे का डिस्चार्ज तस्वुर किया जाएगा। और सबसे जो अहम बात रही है कि सेक्शन जो 5 से लेकर 7E तक हैं ये फाइनल टैक्स होंगे, मींस के इसके ऊपर आपने कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलनी, ये फाइनल है। ना ही आपने इनकी किताबें मेंटेन करनी है, और ना ही आपको ज़रूरत है कि FBR में जाएं और अपनी किताबें चेक करवाएं। और इसका मतलब है कि जी कि अब आपका ये टैक्स फाइनल हो गया है। इस पर जो भी आपको इनकम होगी उसके ऊपर अगर नॉर्मल टैक्स ज़्यादा बनता है तो ना आपने कुछ देना है, अगर कम बनता है तो FBR से आपने कुछ भी नहीं लेना। एक फाइनल इनकम के तौर पर जो टैक्स है ये जमा हो जाएगा और सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। और इसमें सेक्शन जो 4 है जो इसमें सुपर टैक्स है ये अहम है कि ये बैंक्स के ऊपर लगाया गया है सेक्शन 4C। तो सुपर टैक्स कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका 250 मिलियन से ज़्यादा इनकम है, तो उन लोगों को 250 मिलियन से ज़्यादा है और उन लोगों को अगर टैक्स लगता है तो वो फाइनल टैक्स में नहीं होंगे। वो है तो सेपरेट ब्लॉक लेकिन वो नॉर्मल टैक्स में ही आएंगे, ये फाइनल टैक्स नहीं है। सेक्शन 4 जो है 4 का 4B 4C एंड 4C इट इज़ नॉट ए फाइनल टैक्स। तो इस सूरत में बाकी जो सेक्शन जितने भी आपको बताए गए हैं जिसमें 7B हमारा रोज़मर्रा का है प्रॉफिट ऑन डेट ये फाइनल हो जाएगा। और इसी तरह 7E का जो टैक्स है पंजाब में तो अभी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन सिंध में और बाकी सूबों में अगर दिया जा रहा है तो ये भी फाइनल टैक्स है। और आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब इनकम डीम इनकम तस्वर करके जब टैक्स देंगे तो आपने इसको एज ए सेपरेट ब्लॉक जमा कराना है। इसके बाद सेक्शन 9 है और 10 है, इनको हम देख लेते हैं। सेक्शन 9 कहता है टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी आपकी, उसमें लिखा हुआ जी कि पर्सन की जो इनकम अंदर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ये 5 हेड है, तो इन 5 हेड के अंदर जो भी इनकम होगी फॉर द ईयर रिड्यूस बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस, अगर आपको कोई डिडक्टेबल अलाउंस दिया जा रहा है तो उस अलाउंस को माइनस करके आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। और टैक्सेबल इनकम में अगर आप अज़म इनकम को शामिल कर लेंगे तो फिर वो आपकी टोटल इनकम अंडर सेक्शन 10 कैलकुलेट हो जाएगी। टैक्स आपने निकालना है, ये देखें ये जो है इनकम फ्राम अंदर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर, तो सेम इसकी वर्डिंग है सेक्शन 9 की और इसमें प्लस हो गया है अज़म्ड इनकम। तो अज़म्ड इनकम के साथ अब आपने इसको टैक्सेबल इनकम तो
अगर इसमें से एजम इनकम को अगर हम डाल दें अपनी टैक्सेबल इनकम पर, तो टोटल इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी टैक्स पेयर की। और इसमें टैक्सेबल इनकम में से अगर हम अजम्प्ड इनकम को निकाल दें तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इस तरह हमारे टोटल इनकम का कंसेप्ट इसलिए दिया गया है कि टैक्स पेयर ने अपनी अजम इनकम को भी डिस्क्लोज करना है और उसने टैक्सेबल इनकम को तो करना ही करना है, अपनी अजम इनकम को भी डिस्क्लोज करके अपने एसेट्स की सोर्सेज को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 11। और सेक्शन 11 इसमें हमने 5 हेड हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 500 हेड के अंदर ही हमारा पूरे का पूरा इनकम टैक्स का जो कानून है, हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, ये सारी की सारी इसी में फॉल करती है। बेसिकली हमने इसी में रहना है। और जो हमारे सबका 4 लेक्चर थे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट चाहिए होते हैं अकाउंटिंग के, तो उनमें 4 लेक्चर्स में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार समझा है। एक तरह का आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब हमने इसको थ्योरिकल इसको देखना है और थ्योरी के बाद फिर हम इसको FBR की वेबसाइट IRS के अंदर भी एक वेबसाइट एक किसी रिटर्न को बनाना सीखेंगे। अब हेड ऑफ इनकम के साथ उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस इफ एनी अलाउड टू द पर्सन फॉर द ईयर अंडर द डेट हेड। अगर किसी हेड में अगर कोई आपको एक्सपेंस या कोई डिडक्शन हमारा इनकम टैक्स का लॉ अलाउ करता है तो ये परमिशन दे दीजिए कि आप उसको लेस कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम को। इन केस वेयर डिडक्शन अंडर ए हेड ऑफ इनकम एक्सीड टू द टोटल ऑफ अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज स्टैंडिंग अ लॉस फॉर दैट हेड। अगर आपका जो डिडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है इनकम से तो फिर वो लॉस तस्वर होगा और जो लॉस होगा वो सेक्शन 58-59 के मुताबिक डील होगा। इसको हम बाद में देखेंगे। और द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। जो हमारे जो ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है जी कि एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको आपने भी देखना है और मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा रेजिडेंट पर्सन जो कि पाकिस्तान के अंदर एक आगे जाके हम देखते हैं कि कौन हो सकता है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम को भी आपने, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई इनकम कमा रहा है तो वो भी आपने अपनी कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेशन के लिए ऑफर करना है। अब टैक्स होगा या नहीं होगा इसको हम आगे जाके देखेंगे जब हम फॉरेन सोर्स इनकम को हम देखेंगे। और अगर ऐसा शख्स जो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर लफ्ज़ है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसके लिए जो नॉन रेजिडेंट से जो हमारा बेसिक जो सवाल हमें मिलता है वो ये मिलता है जी कि क्या ये कोई नॉन पाकिस्तानी होगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसा लगाता है और वो इतना अरसा लगाता है जो कि जिसको हमने आगे जाके सेक्शन हम इसका देखेंगे 81, 82, 83, 84 हैं, 4 सेक्शन 81 से लेकर 84। तो इसमें हम देखेंगे जी कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है रेजिडेंट बनने की और नॉन रेजिडेंट बनने की। तो ऐसा शख्स जो चाहे वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखता है चाहे नहीं रखता, अगर पाकिस्तान से बाहर कुछ मखसूस दिन रह गया है तो वो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आएगा। और जो नॉन रेजिडेंट होगा चाहे वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर भी क्यों ना हो, इसका CNIC भी बना हुआ है, इसके बावजूद ये सिर्फ अपनी जो इनकम होगी वो पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ एक पाकिस्तान से उसने अर्न की है उसका ही सोर्स बताएगा। इसके बाद हम सेक्शन 80 है हमारा 80 सेक्शन डील करता है पर्सन्स को। ये मैंने हाईलाइट किए हुए थे पीछे इंपॉर्टेंट टर्म्स को, और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं आज सेक्शन 80 क्योंकि पर्सन की है और आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सन कौन कौन होता है।
पर्सन का उन्होंने कहा जी करा तो वो इंडिविजुअल होगा, या फिर कंपनी ईओपी होगा। इसके बाद कंपनी की डेफिनेशन दी गई है और ईओपी की डेफिनेशन दी गई है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड बड़ा अहम लफ्ज़ है और ये मैं आगे जाके बताऊंगा। इसका मतलब है जी कि ए फर्म हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली एनी आर्टिफिशियल पर्सन एंड एनी बॉडी ऑफ पर्संस फर्म अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, के ऐसे तमाम लोग जो एक से ज़्यादा अफराद मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी नहीं है तो वो एओपी होगा। और एओपी में इंक्लूड का मतलब है जी कि इससे अलावा अगर लफ्ज़ में इन अल्फाज के अलावा जो लिखे गए हैं फर्म हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी ऑफ पर्सनस, और तो ऐसे अगर इसके अलावा भी कोई दो से ज़्यादा पर्सन अगर शराकतदारी करके किसी भी नाम से अगर वो काम कर रहे हैं जिसको ला किसी कोई और नाम भी दे रहा है तो ये इंक्लूड होने की वजह से वो भी इसमें शामिल हो जाएगा लेकिन कंपनी इससे बाहर निकल जाएगी। और कंपनी की डेफिनेशन दी गई है मींस, कंपनी का मतलब है जी कि इसके अलावा कोई भी अगर कोई और कंपनी भी है तो वो कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और कंपनी का मतलब है कि डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2017 बॉडी कॉर्पोरेट मोडारबा कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंस सोसाइटी एनपीओ ट्रस्ट ए फॉरेन एसोसिएशन ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ए लोकल गवर्नमेंट ए स्मॉल कंपनी। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आती है फेडरल गवर्नमेंट ए फॉरेन गवर्नमेंट ए पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पर्सन होंगे और जो पर्सन होगा उसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी है चाहे वो ईओपी है। तो इसके ऊपर जहाँ पर लव पर्सन आ जाएगा तो ये मीन्स होगा कि ये सब लोग शामिल हैं। और क्योंकि जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ना ही हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से हमारा बेसिकली हमारा जो कंसर्न होता है। हमारे पास जो क्लाइंटेज आती है वो इंडिविजुअल की आएगी, कंपनी की आएगी और ईओपी की आएगी। अब हमारे लिए अहम है सेक्शन 81 से लेकर 84 तक। इसमें अभी हमने रेसिडेंट पर्सन की डेफिनेशन कोई क्लाउज पढ़ा था, उसको हम डेफिनेशन भी अब देख लेते हैं कि रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन क्या है। तो इसमें पढ़ा सेक्शन 81 में सिंपल वही लफ्ज़ लिखा हुआ है लॉ के अंदर के पर्सन सेल बी ए रेसिडेंट पर्सन फॉर टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट कंपनी रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और द फेडरल गवर्नमेंट। कि अगर ये चार लोग एक टैक्स ईयर के अंदर 12 महीने का टैक्स ईयर जो हमारा है जो जुलाई से जून तक नॉर्मली हमारा एक ख़त्म होता है 12 महीने, इस 12 महीने के अंदर अगर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा। और कंपनी जो होगी हमारी वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी तो वो रेसिडेंट कंपनी होगी। और जो हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है सेक्शन 84 के कैटेगरी में फॉल करेगी तो हमारा ही रेसिडेंट ईओपी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि नॉर्मली कंपनी और ईओपी में रेसिडेंट का इतना कंसेप्ट नहीं होता। और एफबीआर जो हमें एक रेसिडेंट पर्सन को जो सबसे बड़ा कंपनसेट दे रहा है वो वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा कराने का दे रहा है कि जी ऐसे लोग जो कि नॉन रेसिडेंट है तो वेल्थ स्टेटमेंट उन्होंने जमा नहीं करानी। तो जब एक वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा करानी इंडिविजुअल ने तो ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इसके लिए तो एक सिग्निफिकेंट अहमियत रखता है, लेकिन कंपनी और एसोसिएशन और पर्सन के साथ क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जाती तो इसलिए ये इतना अहम इतनी सिग्निफिकेंस टैक्स पेयर के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन है तो हमने देखना भी है उसको। और रेसिडेंट इंडिविजुअल में जो डेफिनेशन दी गई है कि एक ऐसा शख्स जो हो प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर पीरियड और पीरियड्स मसलन एक ही पीरियड में मुख्तलिफ पीरियड में एग्रीगेट 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में से बाहर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर रहा है तो वो पाकिस्तानी रेसिडेंट कहलाएगा। और एन एम्प्लॉई ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट
ऐसा एम्प्लॉई फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कि सरकारी ड्यूटी के लिए उसे बाहर भेजा गया है, तो वो उसमें काउंटिंग नहीं होगी और वो रही तस्वुर किया जाएगा कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी रेसिडेंट ही है। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ पर ऐसे शनाख्ती कार्ड होल्डर की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, पाकिस्तान से बाहर है, इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर दैन 182 दिन ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, और हु इज़ नॉट ए रेजिडेंट पर्सन ऑफ एनी कंट्री। ये डेफिनेशन जो आई है, ये अभी आई है और ये बड़ी ख़तरनाक है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे मुल्क का रेसिडेंट भी हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है जी कि कुछ लोग 15 दिन का 20 दिन का स्टे करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और हर 15-20 दिन बाद किसी दूसरे मुल्क में गए होते हैं, तो पाकिस्तान में वो क्लेम करते हैं जी कि वी आर नॉन रेसिडेंट। तो FBI ने ये भी कह दिया है कि और के बाद कि हु इज़ नॉट ए रेसिडेंट पर्सन ऑफ एनी अदर कंट्री, कि अगर मिसाल के तौर पर चाइना का रेसिडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर 182 दिन स्टे किया जाए, तो उस मुल्क शख्स को चाइना में 182 दिन अगर वो रुकेगा और वहाँ का रेसिडेंट पर्सन होने का अगर वो स्टेटस लेगा, तो पाकिस्तान में दैन फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रूआ से मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कंफर्म ऐसे आप इसको से वो नहीं ले लेना कि जी सर ने गलत बताया है। अगर रूआ से मैं अगर 100-200 दिन का एक कंसेप्ट है जी कि 200 दिन रुकेगा अमेरिका के अंदर, तो वो रेसिडेंट होगा। तो अगर वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहा, पाकिस्तान रूआ से में अगर 190 दिन रुका है और इसके बाद किसी दूसरे मुल्क में चला गया, लेकिन पाकिस्तान से क्योंकि वो 182 दिन से बाहर रहा है, तो इसमें दो बातें हैं कि पाकिस्तान से बाहर 182 दिन हो, या फिर वो हु इज़ नॉट रेसिडेंट पर्सन ऑफ एनी अदर कंट्री, या फिर किसी दूसरे मुल्क का रेसिडेंट पर्सन ना हो, तो वो ऐसा शख्स रेसिडेंट पर्सन पाकिस्तान के अंदर रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। और जो कंपनी है उसमें लिखा हुआ जी कि पाकिस्तान के अंदर बनी हो, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, अफेयर्स है इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन रियर, कि पाकिस्तान के अंदर एक बार भी अगर उसका कंट्रोल पाकिस्तान में रह गया है या पाकिस्तान में हुआ है, चाहे वो मैनेजमेंट बाहर से भी कंट्रोल करती रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई कुछ अर्सा वो आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान की रेसिडेंट बन जाएगी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी के डेफिनेशन में आएंगे और वो भी रेजिडेंट कंपनी ही कहलाएंगे। और फिर उसके बाद आखिरी हमारे पास रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसमें रहेगा जी कंट्रोल है द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द एसोसिएशन इस सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी अगर AOP का कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर है, तो ऐसा शख्स भी ऐसी कंपनी जो है, सॉरी ऐसी AOP जो है वो रेजिडेंट ही कहलाएगी। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, उम्मीद है कि जी कि अब नेक्स्ट वीक के लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दें, और आपके जो सवालात हैं, कोई क्वेश्चन है या आपको कोई क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो अभी पूछें। आगे हमने प्रैक्टिकल पर जाना है, और इस प्रैक्टिकल पर जाने के लिए फिर हमारे लिए आपको कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, और उम्मीद है कि जी कि आपको मुल्तान टैक्स बार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है, इसे आप एक कारामद टैक्स कंसल्टेंट बन सकेंगे। और इसके बाद माशरे में हमारे मुल्क के जो मसाइल चल रहे हैं, फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रही हैं, इसमें आप हेल्पफुल होंगे और टैक्स पेज की सही कैलकुलेशन करने के बाद अपनी कौमी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मोहम्मद इमरान गाजी को इजाज़त दें। शुक्रिया।